अपनी चकाचौंध से सभी को आकर्षित कर रहा था। बारात आने में अभी समय था। कुछ बच्चे डीजे की धुनों पर थिरक रहे थे तो कुछ इधर से उधर दौड़ लगा रहे थे। मेजबान परिवार पूरी तरह व्यवस्था देखने में मुस्तैद दिखा। इसी विवाह समारोह में मौजूद एक महिला कुछ दूर बैठी दूसरी महिला को लगातार घूर रही थी। बहुत देर तक लगातार घूरने पर भी जब सामने बैठी युवती ने कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की तो माया उठकर खुद ही उसके पास चली गई। बोली, तुम रेशमा हो ना? रेशमा, मैं माया। पहचाना नहीं तुमने? मैंने कितनी देर से तुम्हें ही देख रही थी मगर तुमने नहीं देखा तो मैं खुद उठकर तुम्हारे पास चली आई। कितने वर्ष गुजर गए हमें बिछड़े हुए। और फिर माया ने उत्साहित होकर रेशमा को गले लगा लिया। रेशमा मानो नींद से जागी हो, हैरानी से माया को देर तक घूरती रही। फिर खुश होकर बोली, तू कहाँ चली गई थी माया? मैं कितनी अकेली हो गई थी तेरे बिना, कहकर उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। दोनों की आंखें छलक उठी। तू यहाँ कैसे? माया ने पूछा। मेरे पति सुमेश ओएनजीसी में इंजीनियर हैं और यह उनके बॉस की बिटिया की शादी है तो आना ही था अटेंड करने। पर तू यहाँ कैसे? रेशमा ने पूछा। काजल यानी दुल्हन मेरी चचेरी बहन है। अरे तुझे याद नहीं, अक्सर गर्मी की छुट्टियों में आती तो थी हमारे घर कानपुर में। कितनी लड़ाकू थी, याद है? कभी भी अपनी गलती नहीं मानती थी, हमेशा लड़कर कोने में बैठ जाती थी। कितनी बार डांट खाई थी मैंने उसकी वजह से। माया ने हंसकर कहा। ओ हाँ, अब कुछ ध्यान आ रहा है। रेशमा जैसे अपने दिमाग पर जोर डालते हुए बोली। फिर तो बारात आने तक शॉपिंग, गहने, मेकअप, प्रेम प्रसंग और फिर न जाने कहां कहां से किस्से निकले और कितने गड़े मुर्दे उखड़ गए। रेशमा न जाने कितने दिनों बाद खुलकर अपना मन रख पाई किसी के सामने। सब बचपन की दोस्ती में कोई बनावट, स्वार्थ और ढोंग नहीं होता। हम अपने मित्र के मूल स्वरूप से मित्रता रखते हैं, उसकी पारिवारिक हैसियत को ध्यान नहीं रखते। तभी शोर मच गया। किसी की 4 साल की बेटी जिसका नाम निशा था गुम हो गई थी। अफरा तफरी सी मच गई। सभी ढूंढने में जुट गए। तुरंत एक दूसरे को व्हाट्सएप से लड़की की फ़ोटो सेंड करने लगे। जल्दी ही सभी के पास पिक थी। शादी फार्म हाउस में थी जिसके और छोर का ठिकाना न था। जितने इंतजाम कर उतना ज़्यादा कर्मचारी भी। आधे घंटे की गहमागहमी के बाद वहाँ लगे गांव के सेट पर सिलबट्टा लेकर चटनी पीसने वाली महिला कर्मचारी के पास खेलती मिली। रेशमा तो मानो तूफान बन गई। उसने तेज निगाह से हर तरफ ढूंढना शुरू कर दिया था। बच्ची को वहीं ढूंढ कर लाई। सबकी सांस में सांस आई। निशा की माँ को चारों तरफ से सूचना भेजी जाने लगी क्योंकि जब सबको पता चल गया था कि माँ तो डीजे में नाचने में व्यस्त थी। बेटी कब खिसक कर भीड़ में खो गई उसे खबर ही नहीं हुई। जब निशा की दादी को उसे दूध पिलाने की याद आई तो उसकी माँ को ध्यान आया कि निशा कहाँ है। बस फिर क्या था, सास को मौका मिल गया बहू को लताड़ने का और फिर शोर मचाकर सास ने सबको इकट्ठा कर लिया। भीड़ फिर खाने पीने में व्यस्त हो गई। माया ने भी रेशमा से अपनी छोटी बातचीत का सिरा संभालते हुए कहा, तेरी नजरें बड़ी तेज हैं। निशा को तुरंत ढूंढ लिया तूने। ना ढूंढ पाती तो शायद और पगला जाती। आधी पागल तो हो ही गई हूँ। रेशमा उदास स्वर में बोली, मुझे तो तू पागल कहीं से भी नहीं लगती। यह हीरे का सेट, ब्रांडेड साड़ी, यह स्टाइलिश जूड़ा, यह खूबसूरत चेहरा, ऐसी पगली तो पहले नहीं देखी। माया खिलखिलाई। जाके पैर न फटे बीवाई, ओ क्या जाने पीर पर आई। तू मेरा दुख नहीं समझ पाएगी। रेशमा मुरझाए स्वर में बोली, ऐसा कौन सा दुख है तुझे जिसके बोझ तले तू पगला गई है? उच्च पदस्थ इंजीनियर पति, प्रतिष्ठित परिवार, और क्या चाहिए जिंदगी से तुझे? माया बोली। चल छोड़, तू नहीं समझ पाएगी। रेशमा ने ताना दिया। मैं नहीं समझूंगी। अचानक ही उत्तेजित हो उठी माया। तू कितना समझ पाई है मुझे? क्या जानती है मेरे बारे में? आज 10 वर्ष के बाद हम मिले हैं। इन 10 वर्षों का मेरा लेखा जोखा है क्या तेरे पास, जो इतने आराम से कह रही है? क्या मुझे कोई गम नहीं, कोई घाव नहीं मिला इस जिंदगी में? फिर भी मैं तेरे सामने मजबूती से खड़ी हूँ। वर्तमान में जीती हूँ, भविष्य के सपने भी बुनती हूँ और अतीत से सबक भी सीख चुकी हूँ, मगर अतीत में उलझी नहीं रहती। अतीत के कुछ अवांछित पलों को दुस्वप्न समझकर भूल चुकी हूँ। तेरी तरह गांठ बांधकर नहीं बैठी हूँ। माया तमतमा उठी थी।
क्या तू भी किसी की वासना का शिकार बन चुकी है? रेशमा बोल पड़ी। तू भी क्या मतलब? क्या तेरे साथ भी यह दुर्घटना हुई है? माया चौंक पड़ी। हाँ, वही पल मेरा पीछा नहीं छोड़ते। फिल्म, सीरियल, अखबार में छपी खबर सब मुझे उन पलों में पहुंचा देते हैं। मुझे रोना आने लगता है, दिल बैठने लगता है। न भूख लगती है न प्यास। मन करता है या तो उसका कत्ल कर दूं या खुद मर जाऊं। बस दवा का ही तो सहारा है। दवा लेकर सोई रहती हूँ। कोई आए कोई जाए मेरी बला से। मेरे साथ मेरी सास रहती है। वही मेड के साथ मिलकर घर संभाले रहती हैं और मुझे कोसती रहती हैं कि मेरे हीरे से बेटे को धोखे से ब्याह लिया। एक से एक रिश्ते आए, मगर हम तो तेरी शकल से धोखा खा गए। बीमारू लड़की पल्ले पड़ गई, मैं क्या करूं? आंखें छलछला उठी रेशमा की। तू अकेली नहीं है इस दुख से गुजरने वाली। इस विवाह स्थल में तेरी मेरी जैसी ना जाने कितनी और भी होंगी, पर वे दवा के सहारे जिंदा नहीं हैं, बल्कि उसे एक दुर्घटना मानकर आगे बढ़ गई हैं। अच्छा चल, तू ही बता, तू रोड पर राइट साइड चल रही है और कोई रॉन्ग साइड से आकर तुम्हें ठोकर मारकर चला जाता है तो गलत तो वही हुआ ना? ऐसे ही जिन्होंने दुष्कर्म कर हमारे विश्वास की धज्जियां उड़ाई, दोषी तो वही हुए ना। हम तो निर्दोष हैं, मासूम हैं और पवित्र हैं। अपराधी वे हैं, फिर हम घुट घुट कर क्यों जिएं? यह एहसास तो हमें उन्हें हर पल कराना चाहिए ताकि वे बाकी की जिंदगी घुट घुट कर जिएं। माया ने आत्मविश्वास से कहा। क्या तूने दिलाया यह एहसास उसे? रेशमा ने पूछा। मेरा तो बॉयफ्रेंड ही धोखेबाज निकला। आज से 10 साल पहले जब हम पापा के मुंबई ट्रांसफर के कारण कानपुर छोड़कर चले गए थे, तब वहाँ नया कॉलेज, नया माहौल पाकर मैं कितना खुश थी। हाँ, तेरी जैसी बचपन की सहेली से बिछोड़ने का दुख तो बहुत था, मगर मैं मुंबई की चकाचौंध में कहीं खो गई थी। जल्दी ही मैंने क्लास में अपनी धाक जमा ली। विनोद मेरा सहपाठी, जो हमेशा प्रथम आता था, दूसरे नंबर पर चला गया। 10वीं कक्षा में मैंने ही टॉप किया तो विनोद जल बुनकर राख हो गया था। मगर बाहरी तौर पर उसने मुझसे आगे बढ़कर मित्रता का हाथ मिलाया और मैंने खुशी स्वीकार भी कर लिया। 12वीं कक्षा की प्री बोर्ड परीक्षा में भी मैंने ही टॉप किया तो वह और परेशान हो उठा, मगर उसने इसे जाहिर नहीं होने दिया। इसी खुशी में ट्रीट का प्रस्ताव जब विनोद ने रखा तो मैं मना ना कर सकी। मना भी क्यों करती? 2 सालों से लगातार हम साथ कॉलेज, कोचिंग और न जाने कितने फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टी अटेंड करते हुए आए थे। फर्क यह था कि हर बार कोई ना कोई कॉमन फ्रेंड साथ रहता था, मगर इस बार हम दोनों ही थे और विनोद पर अविश्वास करने का कोई प्रश्न ही नहीं था। पहले हम एक रेस्टोरेंट में लंच के लिए गए, फिर वह अपने घर ले गया। घर में किसी को भी ना देख जब मैंने पूछा कि तुमने तो कहा था मम्मी मुझसे मिलना चाहती हैं, मगर यहाँ तो कोई भी नहीं है, तो उसने जवाब दिया कि शायद पड़ोस में गई होंगी। तुम बैठो, मैं बुला लाता हूँ। और फिर मुझे फ्रिज में रखी कोल्ड ड्रिंक पकड़ाकर बाहर निकल गया। मैं सोफे पर बैठकर ड्रिंक पीते पीते उसका इंतजार करती रही। मुझे नींद आने लगी तो मैं वहीं सोफे पर लुढ़क गई। जब नींद खुली तो अपने को अस्त व्यस्त पाया। विनोद नशे में धुत पड़ा बड़बड़ा रहा था कि मुझे हराना चाहती थी। मैंने आज तुझे हरा दिया। अब मुझे समझ आया कि विनोद ने मेरे नारीत्व को ललकारा है। मैंने भी आओ देखा ना ताओ। पास पड़ी हाँकी उठाकर उसके कोमल अंग पर दे मारी। वह बिलबिलाकर जमीन पर लौटने लगा। मैंने चीख कर कहा कि अब दिखाना मर्दानगी अपनी, और फिर घर लौट आई। बोर्ड की परीक्षा सिर पर थी, ऐसे में अपनी पूरी ताकत तैयारी में झोंक दी। फलतिया बोर्ड परीक्षा में भी मैं टॉपर बनी। विनोद का परिवार शहर छोड़कर जा चुका था। उन्हें अपने बेटे की करतूत पता चल गई थी। कहकर माया पल भर को रुकी और फिर पास से गुजरते वैर को बुलाकर पानी का गिलास लेकर एक सांस में ही खाली कर गई। फिर आगे बोली, माँ को तो बहुत बाद में मैंने उस दुर्घटना के विषय में बताया था। वे भी यही बोली थी कि भूल जाए सब, इनका कोई मतलब नहीं। कौमार या शारीरिक पवित्रता, वर्जिन, इन भारी भरकम शब्दों को अपने ऊपर हावी ना होने देना। तू अब भी वैसी ही मासूम और निश्चल है जैसी जन्म के समय थी। माँ के ये शब्द मेरे लिए अमृत के समान थे। उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर देखना छोड़ दिया। माया ने अपनी बात समाप्त की। मैं तो अपने अतीत से भाग भी नहीं सकती। वह शख्स तो मेरे मायके का पड़ोसी और पिताजी का मित्र है, इसीलिए मेरा तो मायके जाने का ही मन नहीं करता।
यही मुंबई में पड़ी रहती हूँ। रेशमा उदास स्वर में बोली, कौन वे टॉफ़ी अंकल? वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे अच्छी तरह याद है, वे सफ़ेद कुर्ता पाजामा पहने हमेशा बैडमिंटन गेम के बीच में कूदकर गेम्स के रूल्स सिखाने लगते थे और फिर खुश होने पर अपनी जेब से टॉफ़ी चॉकलेट निकाल कर इनाम भी देते थे। हम लोगों ने तो उनका नाम टॉफ़ी अंकल रखा था। माया ने आशा प्रकट करते हुए कहा, वह एक मुखौटा था उनका अपनी घिनौनी हरकतें छिपाने का। तुझे याद है, वे हमारे गालों पर चिकोटी भी काट लेते थे गलती करने पर, और कभी कभी अपने हाथों में हमारे हाथ को दबाकर रैकेट चलाने का अभ्यास भी कराने लगते थे। उन सब हरकतों को कोई दूर से देखता भी होगा तो यही सोचता होगा कि वे बच्चों से कितना प्यार करते हैं, मगर हकीकत तो यह थी कि जो वे जाल बिछा रहे थे, जिसमें से तू तो उड़कर उनकी पहुंच से दूर हो गई, पर रह गई मैं। अपने हाथ से एक पक्षी निकलता देख वे बौखला उठे थे और तुम्हारे जाने के महीने भर बाद ही मुझे अपनी हवस का शिकार बना लिया। उस दिन माँ ने मुझे पड़ोस में आंटी को राजमा देकर आने को कहा। हमेशा की तरह कभी यह दे आ, कभी वह दे आ, माँ पर तो अपने बनाए खाने की तारीफ सुनने का भूत जो सवार था। हर वक्त रसोई में तरह तरह के पकवान बनाना और लोगों को खिलाकर तारीफें बटोरना, यही टाइम पास था माँ का। उस दिन आंटी नहीं थी घर पर। अंकल ने मुझसे दरवाजे पर कहा कि आंटी किचन में है, वही दे आओ। मैं भीतर चली गई, पर वहाँ कोई नहीं था। अंकल ने मुझे पास बैठा कर मेरे गालों को मसल कर कहा कि वे शायद बाथरूम में हैं, तुम थोड़ी देर रुक जाओ। मुझे बड़ा अटपटा लग रहा था। मैं उठकर जाने लगी तो हाथ पकड़कर बैठा कर बोले कि कितने फालतू के गेम खेलती हो तुम। उस असली गेम मैं सिखाता हूँ। और फिर अपने असली रूप में प्रकट हो गए। कितनी देर तक मुझे तोड़ते मरोड़ते रहे। जब भी जी भर गया तो अपनी अलमारी से एक रिवॉल्वर निकाल कर दिखाते हुए बोले कि किसी से भी कुछ कहा तो तेरे बाप की माँ बाप की खैर नहीं। मन और तन से घायल मैं उल्टे पांव लौट आई और अपने कमरे को बंद कर देर तक रोती रही। माँ की सहेलियों का जमघट लगा था और वे अपनी पाठ कला का नमूना पेश कर इतरा रही थीं, और मैं अपने शरीर पर पड़े निशानों को साबुन से घिस कर मिटाने की कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे मैं पढ़ाई में पिछड़ती चली गई और मैं 10वीं कक्षा में फेल हो गई। माँ ने मुझे खूब खरी खोटी सुनाई, मगर कभी मेरी पीड़ा ना सुनी। मैं गुमसुम रहने लगी, सोती तो सोती ही रहती, उठने का मन ही ना करता। माँ खाना परोस कर मेरे हाथों में थमा देती तो खा भी लेती, अन्यथा शून्य में ही निहारती रहती थी। सबको लगा फेल होने का सदमा लग गया है। किसी ने सलाह दी कि मनोचिकित्सक के पास जाओ। 3-4 सीटिंग के बाद जब मैंने महिला मनोचिकित्सक को अपनी आप बीती बताई तो उन्होंने माँ को बुलाकर ये सब बताया, मगर वे मानने को ही तैयार ना हुई। कहने लगी कि साल भर तो पढ़ा नहीं, अब उल्टी सीधी बातें बना रही है। इसी की वजह से हमारी पहले ही कम बदनामी हुई है, जो अब पड़ोसी को लेकर भी एक नया तमाशा बनवा ले अपना। जब मेरी कोई सुनवाई ही नहीं तो मैं भी चुप्पी लगा गई। मुझे ही आरोपी बनाकर कटघरे में खड़ा कर दिया गया था। फिर इंसाफ किससे मांगती? तब से अपना मुंह बंद कर जीना सीख लिया, मगर इस दिल और दिमाग का क्या करूं, जो अब भी चीख चीख कर इंसाफ मांगता है। जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो नशा ही मेरा सहारा है। उन गोलियों को खा के बेहोशी में डूब जाती हूँ। तू ही बता, कोई इलाज है क्या इसका तेरे पास? रेशमा ने माया के हाथों को अपने हाथों में लेकर पूछा। हाँ है, हर मुसीबत का कोई ना कोई हल जरूर होता है, बस उसे ढूंढने की कोशिश जारी करनी चाहिए। इस बार तेरे मायके में मैं भी साथ चलूंगी और उस शख्स के भी घर चलकर बलात्कारियों की सजा पर चर्चा करेंगे। बलात्कारियों को खूब कोसेंगे, गाली देंगे और बातों ही बातों में उस शख्स के चेहरे पर लगे मुखौटों को उसकी पत्नी के समक्ष नोच कर फेंक देंगे। उन्हें भी तो पता चले उनके पति परमेश्वर की काली करतूत। देखो बलात्कारी की पत्नी उसकी कितनी सेवा करती है। उनका बुढ़ापा नर्क बनाकर छोड़ेंगे। रोज बनने की दुआ मांगता ना फिरे तो वह मेरा नाम बदल देगा। माया ने रेशमा के हाथों को मजबूती से थाम कर बोला। रेशमा के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। तभी सुमेश ने आकर रेशमा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बचपन की सहेली क्या मिल गई, तुम तो एकदम बदल ही गई। यह मुस्कुराहट कभी हमारे नाम भी कर दिया करो।
माया ने रेशमा के हाथों को सुमेश के हाथों में सौंपते हुए कहा, अब से यह इसी तरह मुस्कुराएगी। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। इसके कंधे से कंधा मिलाने के लिए मैं जो वापस आ गई हूँ इसकी ज़िंदगी में। दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद आप सबका।